NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हमने पिछले पार्ट्स में चैप्टर 6 को देखा था कि गद्य का इतिहास क्या है, कैसे वो रचा गया। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गद्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। विचार तत्व होता है, भाषा और शैली। विचार तत्व और भाषा को हमने देखा कि क्या होते हैं, वो क्या यूज़ होता है उनका। अभी हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे शैली से। ओके, तो गद्य रचना में शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही विषय पर अलग अलग रचनाकारों द्वारा लिखी गई बातें शैली अलग होने के कारण अलग रूप में प्रभावित करते हैं। यानी कि समझ लो कोई टॉपिक है और उसके ऊपर 3-4 जनों ने कुछ लिखा है, सेम जैसा ही समझ लो, ठीक है, लेकिन उनकी भाषा अलग है, उनकी लिखने की शैली, लिखने का ढंग अलग है। ओके, तो अगर हम जब उस एक टॉपिक के बारे में उन्होंने जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग तरीके से वो हमें प्रभावित करेंगे, राइट। एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, भले ही एक टॉपिक के ऊपर होगा वो। ओके, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि एक पुरानी कहानी है कि एक कवि जब मरने लगा तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मेरी अधूरी किताब मैं उसे ही पूरा करने देना चाहूँगा जो मेरी परीक्षा में पास होगा। उसके कितने 2 बच्चे थे, तो उस कवि ने कहा कि खिड़की के बाहर की तरफ एक सूखे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका वर्णन करो, सूखे पेड़ का वर्णन करो। तो जो बड़ा बेटा था उसने कहा कि सूखा पेड़ खड़ा है, जबकि छोटे बच्चे ने कहा कि रसहीन वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। तुरंत ही कवि ने छोटे बेटे के हाथ में अपनी किताब सौंप दी। तो यहाँ पे हमने देखा कि टॉपिक एक था, यानी कि एक सूखा पेड़ खड़ा था, लेकिन उसको देखने का नज़रिया अलग अलग है। ओके, तो जितने लोग होंगे उतने विचार होंगे, ठीक है। तो गद्य साहित्य में शैली का अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। शैली के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। हर रचनाकार की अपनी शैली होती है, किंतु हिंदी गद्य में कुछ प्रचलित शैलियों का परिचय हम देखते हैं कि शैलियाँ बहुत सारी होती है, बहुत प्रकार की होती है। यहाँ हम 4 शैली के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य होता है कि किसी वस्तु या व्यापार का वर्णन करना। इस शैली के द्वारा विषय की संपूर्ण जानकारी वर्णन द्वारा रजू करी जाती है। इससे पाठक की कल्पना जागृत होकर विषय का आनंद जगाती है। वर्णनात्मक शैली के द्वारा रचनाकार एक प्रकार से शब्द चित्र खींचने का प्रयत्न करता है। ओके, क्या बोल रहे हैं कि वर्णनात्मक शैली क्या होती है, जिसके द्वारा कवि या कोई रचनाकार है वो शब्दों के द्वारा हमारे सामने किसी भी प्रकार का चित्र खड़ा करता है। हम कोई कहानी पढ़ते हैं, समझ लो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें दिए गए पात्रों के बारे में हम नहीं जानते कि वो कैसे दिखते होंगे, क्या होगा, वगैरह वगैरह, उनका स्वभाव कैसा होगा, सब कुछ। लेकिन कवि या लेखक क्या करता है कि उसे शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि ऐसा दिखता है, इसका स्वभाव ऐसा था, दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करता था। ओके, तो ये क्या हो गया कि कवि ने शब्दों के द्वारा हमारे सामने एक चित्र प्रकट किया। तो हम अपने सिलेबस की बात करें तो आखिरी चट्टान जो पाठ है उसमें हम इस वर्णनात्मक के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है विचारात्मक शैली। इस शैली के द्वारा रचनाकार अपने विचारों को विभिन्न तर्कों द्वारा पाठक के मन में बिठा देने का प्रयास करता है। इस शैली के लिए बातें स्पष्ट रूप में रखी जानी आवश्यक होती है और इसीलिए भाषा साफ और स्पष्ट होती है। किसी भी प्रकार का भाषा संबंधित खिलवाड़ विचारों की श्रृंखला को भंग कर देता है।
कई बार विचारात्मक शैली में लिखी जाने वाली रचना भाषा, विचार और चिंतन के विषय के अनुरूप दुरूह तथा बोझिल भी हो जाती है। कुटुज और क्रोध निबंधों में आप विचारात्मक शैली का आनंद लेंगे। विचारात्मक यानी कि कवि जो सोच रहा है, उसने क्या सोच के कुछ लिखा है, उसको हम पूरी तरह ग्रहण करते हैं। जैसा उसने फील करके सोचा है वैसा हम उसको पढ़ के फील करते हैं, वैसे सोचते हैं। ओके। थर्ड है कथात्मक शैली। तो इस शैली का लक्ष्य क्या है कि अपने विचारों को कहानी अथवा घटना के माध्यम से पोस्ट करना, यानी कि कहानी या कोई घटना के थ्रू इसे हम प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए इसकी भाषा क्या होती है, प्रवाहमयी और सरल होती है। प्रवाहमयी यानी कि कोई कहानी है उसे हम पढ़ते चले जाते हैं, बीच में कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसा न्यू वर्ड हमें नहीं मिलता जिसे हम रेगुलर यूज़ ना करते हो। ओके। तो जो प्रवाहमयी यानी कि जो रेगुलर हिंदी हम बोलते हैं वैसी ही भाषा होती है कहानी की। तो पाठक को लगता है कि वह रचनाकार के विचारों को जबरदस्ती ग्रहण करने पर मजबूर नहीं है, ठीक है, बल्कि पाठक कहानी के माध्यम से विचारों को ग्रहण करता है और उन पर चिंतन मनन करके अपने आप ही निर्णय ले सकता है कि वो कहानी कैसी है। ओके। दो कलाकार और अनुराधा कहानी कथात्मक शैली के उदाहरण है। फिर बात करते हैं भावात्मक शैली की। भावात्मक शैली क्या होती है कि इसके द्वारा हर्ष, आह्लाद, करुणा, क्रोध और विस्मय आदि किसी भाव की कामना करने का प्रयास किया जाता है। इन सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, यानी कि भावात्मक शैली। उपर्युक्त शैली के अलावा और भी बहुत सारी शैलियाँ प्रचलन में आ चुकी हैं, लेकिन ये चार प्रमुख है, यानी कि मुख्य ये चार शैली है जिस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा भी शैलियाँ हैं। गद्य का अध्ययन करते समय कभी कभी अलंकारों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम कविता में अलंकार देखते हैं, उसी तरह गद्य में भी अलंकार होते हैं। ओके। अभी हम देखें कि पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। तो पढ़ने से पूर्व कोई भी आपकी पुस्तक है गद्य के बारे में है या कुछ भी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पुस्तक है क्या, किस विषय पे है। तो आपको उसकी भूमिका यानी कि उसका विषय और उसका परिचय आपको पता होना चाहिए। यदि सारांश दिया गया है तो उसे भी पढ़ लो, ताकि इससे वांछित विषय पर आपको पढ़ने में सहायता मिले। वांछित यानी कि आपका जो ना पढ़ा हुआ कोई चैप्टर है या ना पढ़ा हुआ कोई ऐसा बुक है, उसको पढ़ने में आपको सहायता मिलती है जब आप किसी सारांश बुक में दिए गए सारांश को पढ़ते हो। क्या आपको पहले से पता चल जाता है कि हाँ, ये बुक में या इस टॉपिक में या इस पाठ में ऐसा ऐसा बोला है। ओके। तो पहले और अंतिम अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्य बातों को निचोड़ दिया जाता है। पढ़ते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए रुक रुक कर उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न चिन्ह है, उद्गार चिन्ह है या फिर अल्प विराम है, तो हमें उस तरीके से हमें उसे पढ़ना चाहिए। ओके। फिर उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो कई बार अर्थ बदल जाते हैं। आपका जो शब्द बोलने का तरीका है वो आपका एकदम शुद्ध होना चाहिए, राइट, वरना जो अर्थ है वो बदल जाता है उसका। संवादों को ठीक ढंग से बोलने का प्रयास करें, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। पढ़ते समय बीच बीच में रुक रुक कर सोचे नहीं तो क्रम बिगड़ जाएगा, और विषय समझ में नहीं आता तो तेज़ तेज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अब देखते हैं कि अपठित गद्य कैसे पढ़ें। अपठित मीन्स जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, वैसा कोई चीज़, उसको क्या बोलेंगे, अपठित। तो गद्य के विविध रूप और उसके महत्व और विविध शैलियों के बारे में हमने जाना। परीक्षा में आपस में अपठित गद्य पर भी सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा यानी हमारी एग्ज़ाम में जो बुक में नहीं दिया गया वैसे गद्य भी पूछे जाते हैं, कि कुछ 3-4 पैराग्राफ दिए होते हैं और नीचे उसके क्वेश्चन दिए होते हैं। तो हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं होता पहले कि ये गद्य कहाँ से पूछा गया है। ओके। तो अपठित गद्य पर से भी हमें सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उसका आंसर कैसे करें, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। तो जब भी आप कुछ नया पढ़ने का शुरू करते हो तो आपके लिए वो अपठित है। ओके।
तो पठित और अपठित में बस इतना अंतर है कि पठित की व्याख्या और टिप्पणी आप पहले से जानते हो। ओके, आपको पहले से पता है उसमें क्या शब्द है, आप उससे वाकिफ़ होते हो। जबकि अपठित में ऐसा नहीं होता, आप उसे फर्स्ट टाइम देखते हो। ओके, तो अगर अपठित को भी पढ़ने का तरीका सीख लो तो उससे भी पूछने वाले सवालों को लेकर आपके मन में कोई उलझन नहीं रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा गद्य दिया गया है और उसके नीचे उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि क्या है। तो पहले इस गद्य को पढ़ लो शांति से। अभी नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको हम देखते हैं एक एक करके कि इसका आंसर हम कैसे लिखें। पहला प्रश्न है कि महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया है। ओके, तो गद्यांश को पढ़ते हुए हमने पहली पंक्ति पर ध्यान दिया है, उसी में उत्तर छिपा है। पहली पंक्ति है कि पराधीनता की बेड़ियां काटने और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाने पर बल दिया है। ओके, तो यही उसका सही उत्तर है। अभी हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है उसको वैसे ही एकदम जैसा है वैसा ही लिख दें। इसमें हम अपना कुछ प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो गद्य में दिया गया है वो लाइन उसमें आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम इसका आंसर कैसे कर सकते हैं कि महात्मा जी ने हमारे पराधीन देश की बेड़ियां काटी, अर्थात देश को आज़ादी दिलाई और देश की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थान दिलाया, यानी पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया। ओके, देश को इस लायक बनाया कि वह भी दुनिया के आज़ाद देशों की कतार में गर्व से खड़ा हो सके। अभी दूसरा प्रश्न देखें तो वो क्या है कि उनकी मृत्यु कैसी हुई। तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी की मृत्यु गोली लगने से हुई, लेकिन इस गद्य में जो हमें दिया गया है, इस गद्य में ऐसा नहीं किया, यह ऐसा बताया नहीं है कि महात्मा की मृत्यु गोली से हुई। तो क्या दिया है कि लास्ट लाइन में लिखा है कि मानवता की रक्षा करते हुए प्राण त्यागने की बात करी गई है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि मानवता की रक्षा करते हुए महात्मा जी की मृत्यु हुई। ये क्या है कि जो अपठित गद्य अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाए जो बुक के बाहर से है, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे ये हम सीख रहे हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि गद्य में जैसी लाइन दी है वैसा ही बैठा हम लिख दें, है ना। तो उसको हम थोड़ा प्लस माइनस करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन देखें, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।